गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा नाम आशीष शुक्ला है और मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर का इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम, वो पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। उसमें अपन इम्यून सिस्टम में अपन स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं इम्यून सिस्टम होता क्या है। हमारी बॉडी, आजकल आपको पता है इस टाइम एक डिजीज़ चल रही है कोविड-19 कोरोना, ठीक है। एक महामारी, एक पेंडेमिक से पूरा वर्ल्ड सरवाइव कर रहा है। कोविड-19 वायरस का नेम है, ठीक है। और कोरोना एक बीमारी है, बीमारी का नाम दिया गया है, कोविड-19 वायरस का नाम दिया गया है, ठीक है। आपने सुना होगा कि किसी में आपने सुना होगा कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, ओल्ड एज के जो पर्सन हैं, उनको ये डिजीज़ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, फर्स्ट थिंग। जबकि यंग एज के हैं जो ज़्यादातर, यंग एज में आपके साइलेंट फॉर्म में आती है ये डिजीज़, ठीक है। सिम्टम कॉजेज नहीं होते हैं, ठीक है, और ये चली जाती है। और यंग पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन है, उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ कि ओल्ड एज वाले पर्सन को डेथ हो गई जबकि यंग एज को आई और चली गई? उसका ब्लड निकाला हमने देखा कि उसमें कोविड-19 के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, यानी इसका मतलब ये इफेक्टेड हुआ था, किसी टाइम इफेक्टेड हुआ था ये पर्सन, और इफेक्टेड होने के बाद आगे चला गया और इसको कुछ नहीं आया, ना सिम्टम आए ना कुछ आए। यानी कह सकते हैं इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, इसका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक था, इसलिए ये झेल नहीं पाया और डेथ हो गई। और यंग एज वाले ने उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये आगे लाइफ को सरवाइव कर लिया, ठीक है। इस तरीके से इसको आगे हमने देखा यंग एज वाले को, और उसमें कोरोना से रिलेटेड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पाई गई। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम अगर बात करें, व्हाट इज़ द इम्यून सिस्टम? तो इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडी फॉर आउटर एंटीजेंस या आउटर पैथोजेंस, ठीक है। आउटर जितने भी सब्सटेंस है उनसे जो अपनी बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल है, उनके लिए क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट का काम करती है। जो सिस्टम ये काम करता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, कि बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। जो ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाता है, जो फाइटिंग सेल्स होती हैं, जो बाहर के एंटीजन से अपनी बॉडी से प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसे ही इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। किसी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, किसी में वीक होता है। स्ट्रांग वाला हेल्दी पर्सन में एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होता है। अब बात आई ये आती है, आगे स्टडी अपन करते हैं तो इम्यून सिस्टम में हम देखते हैं कि अपनी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है, तो क्या एंटीबॉडी से ही प्रोटेक्शन होगा? हम बात करें, हमने कहा कि एक सिस्टम है जो एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, तो क्या ये एंटीबॉडी ही प्रोटेक्ट करती है बॉडी को? और ये एंटीबॉडीज आई कहाँ से, ठीक है। एंटीबॉडीज आई कहाँ से, पहला क्वेश्चन, कहाँ से आई ये? कि ये पहले से मौजूद थी, बॉडी में प्रेजेंट थी, नहीं थी, क्या थी? आगे अपन बात करते हैं। तो अपनी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है, दो तरीके से इम्यूनिटी होती है अपनी बॉडी में। इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक तो होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। सुना होगा इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सुना होगा आप लोगों ने। इनेट जो बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है, कहीं से लाई गई नहीं है, जन्मजात है, पैदा हुए हैं तब से ही है। एक्वायर्ड जो बाहर से ली गई है, ठीक है, जो बाहर से बॉडी के अंदर आई है। इम्यून सिस्टम एक बॉडी में अपना एक सिस्टम है जो क्या करता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अदर पैथोजन से, एंटीजन से,
प्रोटेक्ट करेगा, बाहर के फॉरेन पार्टिकल से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी जो होती है डिफरेंट टू इनेट और एक्वायर्ड के फॉर्म में डिवाइड की जाती है। एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड एंड इनेट के फॉर्म में, जो कि एक जन्मजात है और ये बाहर से ली जाती है, बाहर से मदर से भी बेबी में अगर एंटीबॉडी जा रही है या फिर वैक्सीन के थ्रू जा रही है, किसी भी थ्रू जा रही है बॉडी के अंदर, वो एक्वायर्ड होगी और इनेट होगी। अब बात आती है कि इनेट जो इम्यूनिटी है, इनेट जो इम्यूनिटी है वो आपकी किस तरीके की होती है। इनेट जो इम्यूनिटी है वो किस तरीके की होती है बॉडी में। तो इनेट जो इम्यूनिटी है वो आपकी 2 टाइप से प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी नेचुरल, और एक होती है आपकी इनेट में पैसिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसी तरीके से एक्वायर्ड भी कैसी होती है, नेचुरल भी होगी और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल एक इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, ठीक है। अब ये नेचुरल भी फर्दर 2 डिवाइड होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ये भी होती है एक्टिव और पैसिव, ठीक है। अब देखिए ऐसे अपन ने डिवाइड कर दिया इसको, फर्दर इम्यूनिटी को डिवाइड किया इनेट एंड एक्वायर्ड में। इनेट इज बर्थ से ही प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, ठीक है, और एक्वायर्ड जो अपन ने बाहर से ली है। इनेट में नेचुरल इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल है जो कि एक्टिव एंड पैसिव के फॉर्म में, और ये भी एक्टिव एंड पैसिव के फॉर्म में। उससे पहले इनेट के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, इनेट के अंदर जो प्रेजेंट है पहले से, वो किस तरीके से होगी। अब स्टार्टिंग से बच्चा पैदा हुआ है तो एंटीबॉडीज़ तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ गए हैं वो तो कितना वीक होगा इम्यून सिस्टम, ये तो सिंपल सी बात है, बहुत वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करती है, मदर के फीटस से उसके अंदर एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्गनेस होती है, मदर से फीटर में जाता है ना। इसके साथ ही नेचुरल में इनेट के अंदर कुछ बैरियर्स की स्टडी की जाती है। पहले तो आप ये उतार लें, एक मिनट रुकिए, 1 सेकेंड, एक मिनट। इसमें नेचुरली होता है ना, और इसमें होता है एक्टिव एंड पैसिव। ये होता है आपका एक्टिव, पैसिव, ये भी आपका एक्टिव एंड पैसिव। देखिए इनेट के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी होती है। ये नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, बैरियर के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में, बैरियर के फॉर्म में, ठीक है। बैरियर के फॉर्म में होती है नेचुरल इम्यूनिटी, बैरियर के फॉर्म में। बैरियर कौन कौन से होते हैं, इनेट है, बच्चा बेबी पैदा हुआ है, उसकी बॉडी इम्यून सिस्टम है, डेवलप हो रहा है, उसको जो इम्यून सिस्टम मिला है वो उसकी मदर से फीटस के थ्रू, मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस में पहुंचा है, बेबी में पहुंचा है। तो इसके साथ ही उसके अलावा नेचुरल फॉर्म में कौन सी, बैरियर के फॉर्म में कुछ इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। ये बैरियर फॉर्म में क्या होते हैं, देखिए बॉडी के अंदर बाहर, सिंपल सी बात है, जब इम्यून सिस्टम बात करें तो बाहर के पैथोजन से, बाहर के पार्टिकल से, बाहर के एंटीजन से प्रोटेक्शन करना है।
तो सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही नहीं प्रोटेक्ट करती हैं, सिर्फ ओनली एंटीबॉडीज़ ही प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो अपनी बॉडी में अदर बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्शन मिलता है। उसमें फर्स्ट आता है आपका स्किन। ठीक है, स्किन अपनी बॉडी में या ह्यूमंस की एनिमल्स की बॉडी पे स्किन होती है, और स्किन क्या करती है, बाहर के अदर जैसे चोट वोट लग जाए तो उससे भी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करती है। बाहर कितने बैक्टीरिया घूम रहे हैं, अगर ये लेयर नहीं हो, स्किन नहीं हो, तो सारे बैक्टीरिया अपने बॉडी में एंटर कर जाएं। तो ये, और इसके साथ ही स्किन पे जो सेबेसियस ग्लैंड है आपके हाथ पे, हथेली पे, और आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं जो आपकी स्किन पे हैं, वो क्या करती हैं, स्वेट रिलीज़ करती हैं, पसीना रिलीज़ करती हैं, जिसमें एसिड होता है। वो एसिड भी क्या करता है, स्किन पे पड़े बैक्टीरिया को डिग्रेड करता है, उनको ख़त्म कर देता है। सेबेसियस ग्लैंड्स भी क्या करते हैं, ऑयली सरफेस की वजह से और बैक्टीरिया ठहर नहीं पाता है। इस तरीके से स्किन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किससे, अदर एंटीजन से, आउटर एंटीजन से, बैक्टीरिया से। ठीक है, इम्यूनिटी की बात की, इनेट और एक्वायर्ड होती है। इनेट जो जन्मजात है, एक्वायर्ड जो हम बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, नेचुरल फॉर्म में इम्यूनिटी होती है इनेट की, जो कि बैरियर के फॉर्म में होती है। फर्स्ट होता है स्किन, सेकंड अपन बात करें म्यूकस। म्यूकस अपना नेक रीजन है, अपना इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पोर्शन है। ये तीनों पोर्शन जो हैं आपके बॉडी में, इसमें आपको पता है म्यूकस प्रेजेंट होता है। आपका नोज़ वाला जो रेस्पिरेटरी है वहाँ भी म्यूकस रहता है, नोज़ में भी म्यूकस होता है। तो ये क्या करते हैं, जब अपन सांस लेते हैं तो सिंपल सी बात है, जब अपन सांस ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया भी एंटर करेगा। जब हम गैस ले रहे हैं तो सिंपल बैक्टीरिया इतना हल्का है कि आराम से इजीली नोज़ के थ्रू अपनी बॉडी में पहुंच जाता है। तभी तो अपन मास्क लगा रहे हैं कि वायरस, कोरोना वायरस अपनी बॉडी में एंटर ना करे, इसलिए तो मास्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी नोज़ के थ्रू अपनी बॉडी में एंटर करता है। नोज़ में कुछ सीलिया के फॉर्म में म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है। जबकि वायरस वगैरह नहीं होल्ड हो पाते हैं ना, वायरस बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया को म्यूकस होल्ड कर लेता है, और उस होल्ड करने की वजह से फिर वहीं पर रुक जाता है, आगे एंटर नहीं कर पाता है। बाई चांस अगर ये एंटर कर जाता है तो अपने जो ट्रेकिया वाला पोर्शन है वहाँ पर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है आपके। आपने ये अपना जो नेक वाला रीजन है, इसमें आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहाँ पर भी कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस से रिलीज़ करते रहते हैं। और बाहर कभी कभी देखो गले में कुछ कफ जैसा आ जाता है, उसको बाहर माउथ से निकालना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ बैक्टीरिया होल्ड करे हुए होते हैं। तो इस तरीके से म्यूकस में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो एंजाइम डिक्रिएट करते हैं। थर्ड, एंजाइम्स, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम्स अपने स्वेट ग्लैंड्स में हो या फिर टीयर्स में हो, आंसुओं में, इसके साथ ही आपके सलाइवा में। ठीक है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो सलाइवा सीक्रेट करती है, तो सलाइवा में, आपके माउथ रीजन में, और इसके साथ ही आपके टीयर्स में, आंसुओं में एक एंजाइम होता है जो लाइसोजाइम होता है, जो बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम कहलाता है। बैक्टीरिया किलर, बैक्टीरिया किलर एंजाइम कहलाता है ना। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, स्किन म्यूकस लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया किलर एंजाइम कहलाता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइसोजाइम। इसके अलावा क्या होता है, स्किन म्यूकस लाइसोजाइम के साथ फोर्थ नंबर पे आता है आपके, फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके हार्मोन्स। आपके एड्रेनलिन हार्मोन, कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड से बने होते हैं कुछ हार्मोन्स, आपके टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये कुछ प्रोजेस्टेरोन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सा बैक्टीरिया को होल्ड करने का, रोकने का काम करते हैं, इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। हार्मोन्स के अलावा आप क्या आता है फोर्थ नंबर पे, HCl। ठीक है, क्या आता है आपके, HCl हाइड्रोक्लोराइड, जो कि आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के आपके स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम किया जाता है। इस तरीके से बॉडी में कुछ बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स आपके क्या करते हैं, कुछ बैरियर्स हैं जो आपके बैरियर क्या करते हैं, आपको अदर एंटीजेंस को या बाहर के एंटीजेंस को एंटर करने से रोकते हैं, बॉडी को बैक्टीरियल इफेक्टेड होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इनेट है,
ये अपन ने बाहर से तो कुछ लिया नहीं, स्किन कोई बाहर से तो लगा ही नहीं है, म्यूकस भी कुछ बाहर से लेके नहीं है। सीलिया, सीलिया भी होते हैं 6 नंबर पे, सीलिया भी लिख सकते हैं। सीलिया, सीलिया भी क्या काम करते हैं, जो भी अदर कोई बैक्टीरिया है, कुछ है इफेक्टेड है, उनको अदर सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, सीलिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, जो कि सीलियरी मूवमेंट कहलाता है, जो म्यूकस को भी सीलिया के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से बैरियर्स होते हैं ये, ठीक है, जो इनेट के फॉर्म में। तो ये तो आपका हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, चलें आगे। अब एन मैन आता है आपका एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। वह वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो बैरियर्स की बात की जो कि आपके इनेट था, पहले से था, जन्मजात था, कोई उसमें एंटीबॉडीज़ की तो बात हुई नहीं थी। अब एंटीबॉडीज़ की बात होगी, अब एंटीबॉडीज़ की बात होगी। एक्वायर्ड है, बाहर से ली जाएगी, तो बाहर से ली जाएगी तो एक तो इसमें होती है एक्टिव, एक तो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, और एक होती है आपकी आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में भी दो टाइप की आपकी, एक्टिव एंड पैसिव। इससे पहले अपन ने अभी क्या बात की, सिर्फ ये बताया कि इम्यून सिस्टम होता क्या, अपनी बॉडी में एक सिस्टम है, अपनी बॉडी में एक सिस्टम है जो क्या करता है, कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की सेल्स बनाता है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बनी हुई सेल्स होती हैं, प्रोटीन रिलेटेड सेल्स होती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं, जो एंटीजन से प्रोटेक्ट करती हैं, बाहरी प्रोडक्ट, बाहरी एंटीजन्स होते हैं उनसे अपनी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है अपनी बॉडी को। और तो इस तरीके ये आपका इम्यून सिस्टम कहलाता है, एक सिस्टम है ये जो कि मेमोरी के फॉर्म में, सिस्टम मेमोरी के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है इसमें। इसके बाद अपन इम्यूनिटी की बात की तो 2 टाइप की अपन ने बताई थी, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट के बारे में बताया कि बॉडी में जब पैदा होते ही जन्म जाती है, आपके बर्थ से ही आपके प्रेजेंट है, जो कि एक बैरियर के फॉर्म में, सारी बैरियर्स बता दिए हमने करीब करीब। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम की बात की, ये हम इम्यूनिटी बाहर से लेते हैं, ठीक है, टीके वगैरह लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, तो बाहर से लेते हैं। बाहर से भी 2 तरीके से लेते हैं, एक नेचुरल जिसमें अपना इन्वॉल्व नहीं होता, अपना रोल नहीं होता है कोई, है ना, अपन कुछ ना इंजेक्शन नहीं लगा, एक आर्टिफिशियल, इसमें अपना रोल होता है ना। नेचुरल में एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। एक्टिव का मतलब होता है हमें एक्टिव करनी है, जहाँ वर्ड एक्टिव आ जाए ना इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम का मतलब एक्टिव है, तो हमें मतलब है हम इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने जा रहे हैं अपन, है ना। और पैसिव के अंदर क्या होता है कि हम बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को एंटर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक्टिव किया जाएगा, है ना। एक्टिव इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में होता है कि अपनी इम्यून सिस्टम है, बॉडी में एक सिस्टम है, ठीक है, इंटरफेरोन वाला सिस्टम है, एक अपना इम्यून सिस्टम है, उसको एक्टिव करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक्टिव करने के लिए अपन, हाँ, एक्टिव करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एंटीजन एंटर करा रहे हैं, ठीक है, एंटीजन्स को एंटर करा रहे हैं ना। जबकि पैसिव के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली अपन इम्यूनिटी एंटीबॉडीज ही एंटर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहता है एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। कैसी रहती है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम के लिए रहती है ये, ठीक है। और ये रहती है शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ना, ठीक है। कैसे रहती है अपन पढ़ते हैं। अब एक्टिव, नेचुरल एक्टिव की बात करते हैं। तो नेचुरल में क्या हुआ, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप रास्ते में
जा रहे हैं और जाते जाते आपकी चोट लग गई, गिर गए आप, और आपके आगे चोट खरोंच, ज़्यादा चोट आ गई, वहाँ से बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू एंटर कर गया, ठीक है, ब्लड के थ्रू एंटर कर गया, आपको पता नहीं नेचुरली काम हो रहा है ये, ठीक है, बॉडी में चला गया, आपको बुखार आया, थोड़ा दिन बाद क्या हुआ, अपने आप बुखार उतर गया, ठीक है, लेकिन बॉडी में उस बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया जैसे एंटर किया उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनने लग गई, उन एंटीबॉडीज़ ने उस बैक्टीरिया को किल कर दिया, ठीक है, अब उसके लिए मेमोरी में सेफ हो गई वो चीज़, अब कभी भी वो बैक्टीरिया एंटर करेगा बॉडी में तो पहले से ही मेमोराइज हैं क्या सेल्स, उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट हैं और तुरंत उसको किल कर देंगी, ठीक है, तो ये तो एक्टिव है, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत होगी तो वो पहले से ही मौजूद है। ऐसा ही कोरोना के साथ भी हो रहा है, कुछ हेल्दी पर्सन है, इफेक्ट किया, चला गया, लॉन्ग टर्म के लिए उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, अब कभी से कोई कोरोना का जो वायरस है एंटर करेगा तो प्रोटेक्टर लेगा उनका बॉडी। पैसिव में क्या होता है, अब नेचुरल की बात कर रहे हैं, इसमें भी देखो हमारा रोल नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो नेचुरली हम तो गिर पड़े, हमें तो चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं चला कब बैक्टीरिया एंटर करा, हमें तो पता ही नहीं चला एंटीबॉडीज़ बन गई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, ये तो अपने आप हो गया, ठीक है, नेचुरली हो गया। पैसिव भी नेचुरल होता है क्या, होता है, कैसे होता है नेचुरल, इसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए होता है ये, लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, फीमेल जो माँ मदर होती है बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, मिल्क देती है, मिल्क पीते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट ब्रीडिंग की जाती है। ब्रेस्ट ब्रीडिंग में क्या होता है, उसमें क्या होता है, IgA, IgG ऐसे डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़, और वो प्लेसेंटा के थ्रू, वो प्लेसेंटा क्या, मिल्क के थ्रू बॉडी में उसके चले जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है बहुत बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, तो डायरेक्ट ही अपन एंटीबॉडीज एंटर करा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये नेचुरली हमने नहीं किया, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, तो इसमें अपना तो कोई रोल है नहीं, ये तो नेचुरल प्रकृति से स्टार्टिंग से चलता रहा है, वो एनिमल्स में हो चाहे, अब गाय को थोड़ी पता होता है कि गाय का बछड़ा दूध पिएगा तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, उसको थोड़ी पता है, कुछ नहीं, नेचुरल है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म का प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग टर्म का होता है, प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनने में भी टाइम लगता है ना, लेकिन इसमें तुरंत डायरेक्ट ही एंटीबॉडीज एंटर करा दी, इसमें तो एंटीजन जाएंगे, फिर एंटीजन बुखार आएगा, बीमार होंगे, फिर थोड़ी देर धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ बनेंगी, फिर वो मेमोराइज्ड होंगी, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट ही एंटीबॉडीज एंटर हो गई नेचुरल तरीके से, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल हमारे थ्रू होता है, एक्टिव, ये भी एक्टिव है, और ये पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होगा, ये भी इम्यून सिस्टम एक्टिव कराएंगे। अब ये देखो, इसके अंदर आता है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का प्रोसेस, ठीक है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, कोरोना की वैक्सीन कब आई, कोरोना की वैक्सीन क्या, ये वैक्सीन है क्या, ये है क्या, लॉन्ग पीरियड के लिए अपन का एक्टिव किया जाएगा इम्यून सिस्टम, इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन बॉडी में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से होता हुआ अपने इम्यून सिस्टम तक पहुंचेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा, और एक्टिव करके उस कोरोना के वायरस के लिए क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज़ बनेंगे, और एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस के को किल करेंगे। तो ये एक्टिव करेंगे कैसे, इसका ऐसा तरीका होता है, इधर लिख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, वैक्सीन एक्टिव के अंदर क्या होगा, एक्टिव में क्या होता है, ठीक है, वैक्सीन एक्टिव में क्या होता है, क्या करते हैं, जैसे अपन टिटनेस की बात करते हैं, टिटनेस की जो वैक्सीन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, शायद दिख रहा है कि हाँ ठीक है, टिटनेस के वैक्सीन में क्या होता है, टिटनेस के वैक्सीन में टॉक्सिक सब्सटेंस जो उस वायरस का, माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी जो आपका वायरस है
उस टिटेनी के टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी में एंटर कराया जाता है, ठीक है, बॉडी में एंटर कराया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये तो अपन ने टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कराया है। दूसरे तरीके से एक्टिव कैसे करेंगे, हमने क्या किया, कोरोना वायरस लिया, कुछ इस तरीके का है, ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं ये, ठीक है, ये सभी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया यहाँ से, ठीक है, इस टुकड़े को क्या किया हमने, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इसको बॉडी के अंदर एंटर करा दिया, ठीक है। जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर कराएगा, पूरा वायरस नहीं लिया, पूरा वायरस लिया तो वो बीमार हो जाएगा, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया और बॉडी में एंटर करा दिया। बॉडी में एंटर कराते ही क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होते ही फॉरेन पार्टिकल समझ के एंटीबॉडीज़ बनाएगा और एंटीबॉडीज़ बना के इसको किल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, बीमार नहीं होगा आदमी, वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में जाएगा और एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगा। फिर फर्दर अगर कोई पूरा अगर वायरस एंटर करता है वायदे में, तो क्या होगा, पहले से ही हमने उसके बॉडी में क्या बना ली है, एंटीबॉडीज़ बना ली हैं, ये एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करेंगी खुद का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी भी एक्टिव किया है, ठीक है। इसके साथ ही एक और तरीका होता है, फर्स्ट सिस्टम हो गया, ये सेकंड सिस्टम हो गया, ठीक है। एक थर्ड तरीका सिस्टम होता है, इसमें क्या करते हैं हम, वायरस के आरएनए को लेते हैं, क्या लेते हैं, आरएनए या फिर डीएनए, इसको बॉडी में एंटर कराते हैं, ठीक है। फोर्थ ये होता है कि हम कंप्लीटली वायरस ले लें, लेकिन कैसा, इनएक्टिव वायरस, कैसा, इनएक्टिव वायरस, ठीक है। इनएक्टिव वायरस को, एक्टिव नहीं है, बीमारी कॉज नहीं करेगा, लेकिन बॉडी को जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देगा, ये एक्टिव कर देगा। तो इनएक्टिव फॉर्म में वायरस को बॉडी में एंटर कराएंगे, सिस्टम एक्टिव होगा और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से हम वैक्सीनेशन के थ्रू आर्टिफिशियल में एक्टिव के फॉर्म में बॉडी को इम्यून सिस्टम के लिए एक्टिव करते हैं, और जिससे क्या होता है, एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम, और फिर फर्दर वो उस वायरस या बैक्टीरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, वी एवर डिस्कस अबाउट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या होता है, हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर क्या कराते हैं, एंटीबॉडीज़ कराते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ कराते हैं। मान लो आपकी कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, कोई वायरस एंटर किया है, आप टीका लगवाने गए, वैक्सीन लगवाने गए, तो वो डायरेक्ट उस टाइम के जब एंट्री करा है उस टाइम के लिए एंटीबॉडीज़ एंटर करा दी जाएंगी। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, आपके एंटीजन से फाइट करेंगी, और फाइट करने के बाद थोड़ी जब तक फाइट करेंगी, फाइट करके ख़त्म कर देंगी, उसके बाद ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मेमोराइज नहीं होंगी, हमेशा इस दोबारा ये वैक्सीन लेनी पड़ेगी वो बीमार होने पे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी में देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। तो समझ में आया आपको?
एक बार थोड़ा सा देखते हैं। इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी नेचुरल वो आपके अडेप्ट इनेट थी, इनेट वाले में बताए फिजिकल बैरियर्स होते हैं। हाँ देखिए जो बैरियर्स थे ना वो भी बैरियर्स में डिफरेंट टाइप के थे, जैसे जो हार्मोन्स वगैरह थे वो केमिकल बैरियर्स थे, और जो आपके सीलिया हैं और जो आपके म्यूकस है, स्किन है, ठीक है, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये सारे आपके क्या है फिजिकल बैरियर्स हैं ना। इस तरीके से थोड़ा सा देख लेना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी बात की अपन ने। एक्वायर्ड जो इसे इनेट इम्यूनिटी भी अडेप्ट इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बाहर से लेना जो कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इज लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहती है एंड पैसिव इज शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल में एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड वैक्सीनेशन के फॉर्म में, फिर वैक्सीनेशन के फॉर्म में हम टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कराएं बॉडी में, या फिर हम किसी वायरस या बैक्टीरिया का किसी को पार्ट एंटर कराएं बॉडी में, या फिर हम किसी आरएनए डीएनए को एंटर कराएं बॉडी में, या फिर कंप्लीटली वायरस या बैक्टीरिया को इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में एंटर कराते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें वैक्सीनेशन करते हैं, एक्टिव करते हैं आर्टिफिशियली बॉडी को। पोलियो वायरस जैसे पोलियो की भी खुराक दी जाती है, वो भी एक्टिव करने के लिए दी जाती है। एक बार आपने पी ली उसके बाद ज़िंदगी में नहीं पीनी है, क्योंकि उसके लिए क्या स्टोर हो गए आपके मेमोरी सेल्स में। 2 टाइप की सेल्स होती हैं बॉडी में, आपने पढ़ा होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट होती है, ये टी लिम्फोसाइट है, ये मेमोरी सेल्स है, ठीक है, मेमोरी है, ठीक है। और जो बी लिम्फोसाइट है, ये जो देखो जब भी कभी दूसरी बार, अब देखिए फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, चलो रब कर देता हूँ इसको। जैसे आपने सुना होगा, एक तो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट लिम्फो, और एक होती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। क्या होता है, जब भी फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है, ठीक है, तब बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती है। बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, आदेश देती हैं बोन मैरो में, आपकी जो इम्यून सिस्टम का पोर्शन है वहाँ पे जाके एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। एंटीबॉडी जस्ट जैसे प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आरएनए डीएनए से बना प्रोटीन, ठीक है। एंटीबॉडी जस्ट लाइक प्रोटीन है ना, तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। बी लिम्फोसाइट ने आदेश दिया, इन्फॉर्म किया, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया, एंटीबॉडीज बन गई। एंटीबॉडीज ने एंटीजन को किल किया और डिस्ट्रॉय कर दिया, काम खत्म। ये होता है फर्स्ट रेस्पॉन्स। क्या होता है फर्स्ट रेस्पॉन्स, एंटीबॉडीज गई, एंटीजन खत्म, एंटीबॉडीज भी अपना काम कर लिए, ये भी प्रोटीन है, डिग्रेड हो गया, ठीक है, काम करके खत्म, कोई फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन टी लिम्फोसाइट में स्टोर हो जाती है, मेमोरी सेल से ये स्टोर कर लेती है। जब भी दोबारा ये एंटीजन बॉडी में दोबारा एंटर करता है, एंटीजन जस्ट लाइक ए वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, जस्ट लाइक ए बैक्टीरिया एंड वायरस, जब भी ये एंटर करते हैं बॉडी में, तो टी लिम्फोसाइट में इंफॉर्मेशन है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को बोलेगी, बी लिम्फोसाइट फिर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगी, एक्टिव करते ही वो एंटीबॉडीज बनेंगे, वापस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फर्स्ट रेस्पॉन्स था पहली बार में, ये फर्स्ट रेस्पॉन्स था, और दोबारा जब सेकंड जब आता है, जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आके फिर यहाँ से आके फिर वापस बनाती है, तो ये सेकंड रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। फर्स्ट रेस्पॉन्स कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है, स्लो होगा, पहली बार पता ही नहीं है किसी को, अचानक से आया है, धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनती है। सेकंड रेस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है, कैसा होता है,
फास्ट, समझ गए ना। पहली बार अगर वायरस एंटर कराए टाइम लगेगा एंटीबॉडीज़ बनने में, थोड़ा बुखार भी आ सकता है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है शरीर में। लेकिन सेकेंड टाइम जब वायरस बैक्टीरिया एंटर करेगा तब ये चीज़ उसके अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तो फास्ट काम होगा, क्योंकि वो मेमोराइज्ड हो गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो बी लिम्फोसाइट को तुरंत पहुंच दी जाएगी। बी लिम्फोसाइट सोचना टाइम नहीं मिलेगा, वो तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए आदेश दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट रेस्पॉन्स सेकेंड रेस्पॉन्स होता है एंटीबॉडीज एंटीजन का। तो ये समझ में आया आपको? आगे चलें। ठीक है, अब बात आती है क्या होता है बॉडी में। बॉडी में दो टाइप की सेल्स और होती हैं। एक तो होती है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, और एक प्रोसेस चलता है फैगोसाइटोसिस। दो तरीके से चलता है। अपनी बॉडी में क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया आता है, मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये आपके पास सेल है, एक क्या है, सेल, ठीक है। इस बैक्टीरिया ने इसके ऊपर अटैच करके इसको बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल कर दिया। क्या कर दिया? बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल, ठीक है। अब ये बैक्टीरियल अफेक्टेड सेल है, या कह सकते हैं बैक्टीरिया एंटर भी कर गया या वायरस एंटर कर गया। मान लो कोई वायरस है, बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस मान लो, और वो आपका बॉडी इसकी सेल के अंदर एंटर कर गया है, ठीक है। ये वायरस अफेक्टेड सेल्स या बैक्टीरियल अफेक्टेड सेल्स हो गई है। अब ये क्या होगी, ये बॉडी में अगर घूमेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि जब सेल है तो प्रोटीन बनाएगी, और प्रोटीन कौन सा बनाएगी? बैक्टीरियल प्रोटीन बनाएगी या फिर वायरल प्रोटीन बनाएगी? क्योंकि वायरस क्या करता है आपको पता होगा। देखो क्या होता है, इस बात को समझना। मान लो कोई बॉडी में कैसे इफेक्टेड होता है, कोई वायरस है, तो वायरस क्या करता है, वायरस एक होल होता है ऐसे इस तरीके से, और अंदर क्या होता है, आरएनए या डीएनए, ठीक है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए। क्लियर है? एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। और जैसे ये सेल के अंदर एंटर करता है, ये अपनी कॉपीज़ बनाने लग जाता है, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा ये ना, ऐसे, ठीक है। कॉपीज़ बनाने के बाद क्या करता है, इसका जो आरएनए है वो निकल कर इसमें जो सेल है, सेल का जो डीएनए उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, से अटैच हो जाता है। और ये अपना क्या करने लगता है, ये डीएनए, ये जो आरएनए है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने लगता है। कौन सा प्रोटीन? टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसी टॉक्सिक को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर रिलीज़ करते ही इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और डिजीज़ कॉजेज हो जाती है, ठीक है। वायरस आया, अंदर क्या कॉपीज़ बनाया, इसके साथ ही इसने अपने आरएनए डीएनए को निकाला और जीनोम जो होता है सेल का उसके साथ अटैच कर दिया। सिंपल सी बात है, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, उसके साथ अटैच जो आरएनए वो भी प्रोटीन बनाएगा। जो अटैच आरएनए वायरल आरएनए वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा, और टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाएगा, और ब्लड रिलीज़ करते ही उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो है, चलो प्रोटीन टॉक्सिक सब्सटेंस है, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, डिजीज़ हो गई, ये तो वायरल डिजीज़ की बात की। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल है तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है ना, ये घूमती रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो WBC की न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, फैगोसाइटोसिस है ना, फैगोसाइटोसिस के WBC न्यूट्रोफिल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस होता है और एक होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, ये वर्ड आपने सुना होगा, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। खासकर कहाँ सुना आपने? अमीबा के अंदर, ठीक है, अमीबा में सुना होगा। फिगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन करती हैं, अपना न्यूट्रिएंट
एनगल्फ करती हैं। तो जब सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ ली जाती है, जब सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ एनगल्फ की जाती है तो फैगोसाइटोसिस होती है। जब लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज़ एनगल्फ की जाती है तो वो क्या होती है, पिनोसाइटोसिस होती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करती है क्योंकि जो सेल है ये एक सॉलिड के फॉर्म में है, बैक्टीरिया भी एक सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। अभी फैगोसाइटोसिस कैसे होता है उस चीज़ का अपन बनाते हैं डायग्राम। ये अपन ने नॉर्मली बात की, समझ में आया गया होगा आपको। ये बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्टेड है, इसको बैक्टीरिया ये इसको WBC के न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस के थ्रू इसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फैगोसाइटोसिस। देखिए ये सेल है और ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया अफेक्टेड सेल्स है। अब क्या होगा, ये सेल है, बैक्टीरिया अफेक्टेड है। ठीक है, बैक्टीरिया इफेक्ट किया। अब ये सेल ही क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। देखो क्या होगा, एक मिनट, ये सेल है, बैक्टीरिया है, अटैच हुआ आके और इस तरीके से सेल के साथ अटैच हो गए सके। ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया है। अब आगे अपन देखते हैं, ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, स्यूडोपोडिया ना। इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। ये आपका इस तरीके से इधर आगे बनाते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, ये सीडोपोडिया है और इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर वैक्यूल्स हैं जिसको लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एक एंजाइम होते हैं इसके अंदर, है ना, एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, एनगल्फ कर लिया इसके अंदर। यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से ये अंदर आ गया बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके साथ अटैच हो गया आके ये लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। और इसके बाद फिर क्या हुआ, इसने लाइसोसोम ने क्या किया, इसको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, डाइजेस्ट कर दिया। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या किया, इसको डाइजेस्ट करने के बाद क्या किया, इसको एनवायरमेंटल में रिलीज कर दिया। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेल है ये। ठीक है, ये भी सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने एंटर किया स्यूडोपोडिया के फॉर्म में, इसने एनगल्फ कर लिया, अंदर ले गया, लाइसोसोम थे, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करके सीक्रेट कर दिया। तो इस तरीके से इसने क्या किया,
इसने क्या किया, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस की इसने, फैगोसाइटोसिस। जब भी कभी बॉडी में इन्फेक्शन होता है WBC की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रोफैगोसाइटोसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में सबसे पहला काम यही होता है। एंटीबॉडीज तो बी लिम्फोसाइट को पता चलेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन देगा, तब वो बनेगी, तब वो उससे पहले सबसे पहले तो WBC की न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हो जाती हैं और WBC के उसकी जो नंबर है, रेंज है, वो बढ़ जाता है और वो फैगोसाइटिस का प्रोसेस करने लग जाती हैं, तुरंत उनका काम करने लगती हैं। लेकिन बेचारी उनमें भी कितनी ताकत है, इतने सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, सभी का फैगोसाइटोसिस करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, इंटरफेरोन होते हैं, इंटरफेरोन क्या करते हैं, सेल इफेक्टेड, जो बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल है उनको डैमेज करने का काम करते हैं, ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इंटरफेरोन नेचुरल किलर सेल्स, ये तो फैगोसाइटोसिस जो न्यूट्रोफिल्स हैं WBC में क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया का किलिंग करने का काम करती है। फैगोसाइटोसिस डाइजेस्ट करने का काम करती है, कह सकते हैं डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आप उतारना चाहो तो उतार लीजिए, 2 मिनट। ठीक है, रब कर दूं इसको, सिंपल सा है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस सेल्स हैं। देखिए 5 मिनट में रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम। जो बॉडी में एक सिस्टम है जैसे डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी तरीके से इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव किया जाता है एंटीजन के थ्रू। ठीक है, और जब वो एक्टिव होता है तो कुछ सेल्स बनाता है डिफरेंट टाइप की, जो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट टाइप के सेल्स होती हैं, और कुछ प्रोटीन जो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट है, ये कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं जो एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीजन को किल करने का काम करती हैं, उसको बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। और ये इसके साथ ही अपनी जो बॉडी में WBC ल्यूकोसाइट होती हैं, वो भी फैगोसाइटोसिस के फॉर्म में बैक्टीरिया को, एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है मैंने आगे पढ़ा कि 2 टाइप का मिलता है, एक इनेट होता है, एक एक्वायर्ड होता है। इनेट जो जन्मजात होता है, जिसमें अपन बैरियर्स की बात करते हैं। 2 टाइप के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स एंड केमिकल बैरियर्स। ठीक है, केमिकल बैरियर्स और फिजिकल बैरियर्स, जिसमें केमिकल में अपने जो होता है हार्मोन्स आ जाते हैं, कुछ HCl केमिकल्स में आ जाता है। ठीक है, अपने सीबेसियस ग्लैंड्स के हैं जो सिक्रेशन है वो केमिकल में आता है। फिजिकल बैरियर्स में स्किन हो गए, नेल्स हो गए, आपकी बॉडी में सीलिया हो गया, ठीक है, म्यूकस हो गया, ये आपके फिजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स में। इसके साथ ही फिर हमने एक्वायर्ड की बात की। एक्वायर्ड है डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड में एक्टिव और पैसिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल भी एक्टिव एंड पैसिव, एंड आर्टिफिशियल भी आपका एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब आता है कि अपन को बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर कराना है जिससे एक्टिव हो जाए उसका सिस्टम, है ना, और एंटीजन, और उसमें एंटीजन एक्टिव कराना है। और सेकंड थिंग में क्या होता है कि हमको डायरेक्ट, जो पैसिव में डायरेक्ट ही हमको क्या करना है, एंटीबॉडीज़ बॉडी में एंटर करानी है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब एंटीजन एंटर कराते हैं बॉडी में
तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इस तरीके से पढ़ा। इसके साथ ही हमने फैगोसाइट WBC न्यूट्रोफिल्स के थ्रू फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस पढ़ी। जो फैगोसाइटिक सेल्स क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया आते हैं उसको एनगल्फ करके उसको डायलाइसिस के थ्रू डाइजेस्ट करके उसको रिलीज कर देती हैं डाइजेस्ट के थ्रू। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इसके साथ ही एक सेल होती है NK, नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल, ठीक है, NK सेल्स ये कहते हैं। ये क्या करती हैं, इंटरफेरोन रिलीज होता है जिसके थ्रू ये नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं, जो इफेक्टेड होती हैं, बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल्स होती हैं, उन सेल्स को ही खा जाती हैं, ठीक है, ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सिंपल सा है, दे आर डिस्ट्रॉय ऑफ बैक्टीरियल या वायरस इफेक्टेड सेल्स, ठीक है, सेल्स को इफेक्टेड कर देती है। इससे पहले जो अपन बात की थी उसमें बैक्टीरिया जब इफेक्ट करता है तो वो सेल ही उसको वो सेल जो न्यूट्रोफिल सेल वही सेल क्या करती है, एनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करती है, जबकि ये क्या करती है, पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देती है, पूरी सेल को ही खत्म कर देती है, जो नेचुरल किलर सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। इफेक्टेड सेल्स होती हैं, वायरस बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल, उनको खत्म करने का, किल करने का काम करती हैं। इसके साथ ही कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। जेनेटिक फैक्टर में अपन बात करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेनेटिक फैक्टर, बस सिंपल सी बात ये जान लो जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, स्पीसीज स्पेशल होता है, स्पेशल डिजीज, स्पीसीज स्पेशल डिजीज होती है, स्पेशल डिजीज होती है, स्पीसीज स्पेशल डिजीज, ठीक है। सिंपल सी बात है, जेनेटिक फैक्टर में आप इतनी सी बात समझ लें। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, स्पीसीज रिलेटेड डिजीज़ क्या होती है कि मान लो एक डॉग है और एक ह्यूमन है। अब हमको तो जुकाम होता है, जबकि कुत्ते बिल्लियों को ऐसे जुकाम थोड़ी होता है कि आए दिन। राइनो वायरस जो है जुकाम का है, जो वायरस है उनको इफेक्ट नहीं करता है, जबकि अपन बॉडी को इफेक्ट करता है। तो स्पीसीज रिलेटेड डिजीज़ हो गई ना, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ही टारगेट करके उसको डिजीज़ कॉजेज करती है, और जबकि राइनो वायरस एनिमल्स में भी जा सकता है लेकिन उनको इस चीज़ से इफेक्टेड नहीं करती हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर के फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा आपके इस तरीके से स्पीसीज स्पेशल होती हैं, ठीक है। दो तरीके से पढ़ा। एक तो क्या होता है जेनेटिक फैक्टर में, एक तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, एक ऐसा भी होता है कि एक स्पीसीज में कलर के थ्रू, जैसे अमेरिका में ब्लैक जो लोग होते हैं उनको डिजीज़ होती है, जो गोरे लोग होते हैं उनको डिजीज़ नहीं होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के कलर्स या पिगमेंट की बॉडी में हो, उसके थ्रू वायरस अटैक करता है। लेकिन खैर इसको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जेनेटिक फैक्टर नॉर्मली ये समझ लो कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ को पर्टिकुलर वायरस इफेक्ट करता है, अदर स्पीसीज़ को नहीं करता है, ठीक है। अब कोरोना है, अब जानवरों को तो हुआ है लेकिन इतने स्प्रेड नहीं हुआ, ज़्यादा हर किसी को नहीं है, लेकिन ह्यूमन वायरस बन गया, वो ह्यूमन वायरस है ना, तो ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है और एनिमल्स को नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ को इफेक्टेड करते हैं कुछ वायरस जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर में आते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा अपन ने इम्यून सिस्टम के बारे में। कल इंटरमीडिएट इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, किस तरीके से इम्यून सिस्टम में, अभी तो अपन ने पढ़ा कि एक्वायर्ड इम्यूनो और एक्टिव पैसिव के बारे में, ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा। अब अपन पढ़ेंगे कि डीपली पढ़ेंगे, अपन एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कैसे इन्फॉर्म, अभी तो शॉर्ट में पढ़ा बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, लेकिन अब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे बी टी लिम्फोसाइट पे आती है, बी लिम्फोसाइट से फिर कहाँ पर ही जाती है, बॉडी के किस पार्ट में ये बनता है, फिर किस तरीके से आती है, पूरा इंटरमीडिएट का काम कौन करता है इसमें, ये पूरा प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो पढ़ा है उसको पढ़ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।